प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्टेड किया गया या ब्लैक लिस्टेड किया गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यह विषय अभी सुर्खियों में है। अल्जीरिया में जो भारत का एक डेलीगेशन गया है इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए जो ग्लोबल लिटरेसी साक्षरता पूरी दुनिया में फैलानी है और ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के लिए जो भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में यात्राएं कर रहा है, उसमें अल्जीरिया में पहुंचे जो एक सांसद हैं हमारे ओवैसी, उन्होंने वहां पर कहा कि एफएटीएफ के द्वारा अगर बहुत कठोर नियंत्रण कर दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव निकल सकता है और प्रभाव पड़ सकता है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल टेररिज्म से निपटने में। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी उसमें बताए। उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड था मुंबई टेरर अटैक का 2008 में, साजिद मीर, उसके बारे में जब भारत सरकार ने कार्रवाई करवाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पहले तो डिनाई कर दिया कि वो जीवित नहीं है, वो मारा जा चुका है या मर चुका है। लेकिन बाद में जब एफएटीएफ ने उस पर बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा और बातचीत हुई, स्क्रूटिनी हुई, तो पाकिस्तान को बताना पड़ गया कि साजिद मीर अभी जिंदा है। और उसके बाद साजिद मीर को सजा दी गई, साजिद मीर पर जुर्माना लगाया गया। और इसी को बेस बना करके उन्होंने ओवैसी ने अल्जीरिया में कहा कि डेड मैन्स अलाइव इन पाकिस्तान ड्यू टू एफएटीएफ स्क्रूटिनी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से अगर ग्रे लिस्ट कर दिया जाए या किसी देश को या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट इस रूप में पड़ता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कार्यवाहियां हो रही हैं उस देश में, उसकी निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक एक एक्टिविटीज़ जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या संदिग्ध वित्तीय लेन देन हो सकता है या टेरर फिनांसिंग, टेरर फंडिंग में पैसों का इस्तेमाल जिन जिन सोर्सेज से हो सकता है, उन सब की निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके साथ इस पर अगर ग्रे लिस्ट में कोई भी कंट्री डाल दिया गया है तो उससे एक मैसेज दुनिया भर को मिल जाता है कि इस देश में यहाँ जो पैसा है, जहाँ से भी जो जो पैसा मिल रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर टेरर फंडिंग में किया जा सकता है। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो उस देश में निवेश कम हो जाएगा। और निवेश अगर कम हो गया तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर भी असर पड़ेगा। तो उस देश को इंटरनेशनली और इकोनॉमिकली आइसोलेट कराने के लिए ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट एक बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। इसके अलावा अगर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट हो गया कोई देश तो सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो सब उसकी रेटिंग को घटा देंगे कंट्रीज के। तो उसके चलते भी बहुत से जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं उस देश के, वो सब पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो भी इकोनॉमी पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक बहुत प्रभावी कदम हो सकता है उस देश को सबक सिखाने का। कोई भी देश हो, यानी पाकिस्तान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अन्य देशों में भी जहां आतंकवाद संबंधी गतिविधियां होती हैं, टेरर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वहां ये कारगर हो सकता है। और इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग और मतलब टेररिज्म से रिलेटेड पूरी कार्यवाही है एफएटीएफ के दायरे में, वो जब मजबूत की जाती है तो हिसाब किताब देना पड़ता है। कंप्लायंस जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एफएटीएफ ने अगर कहा कि आपने अभी तक कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, कितने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया गया, कितनों को सजा दी गई, कितने समय की सजा दी गई, ये सब बातें मतलब डिटेल्ड वे में पूछी जाती हैं और उसका एक डिटेल्ड ब्यौरा बना करके ऐसे देशों को देना पड़ता है एफएटीएफ को। और अगर ऐसा कंप्लायंस मानक जो है करने में वो फेल रहा देश, तो उसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी
डाला जा सकता है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि उसकी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन कंप्लीटली धूमिल हो जाएगी और वो धूल धूसरित हो जाएगी, और ऐसे में उसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय एक बहिष्कार भी शुरू हो सकता है। इसलिए कोई भी देश, जैसे भारत जैसे देश, कोशिश पूरा करते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराया जाए, क्योंकि उससे उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बुरी तरीके से टूटेगी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तो वैसे ही उसकी टूटी है। दुनिया भर के सभी देश जानते हैं कि पाकिस्तान रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है, धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक उग्रवाद है, जिहाद के नाम पर किस तरीके से कार्यवाही करता है, नर्सरी ऑफ टेररिज्म, लेबोरेटरी ऑफ टेररिज्म के रूप में, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म के रूप में काम करता है, फिनांसर भी है, सपोर्टर भी है टेररिज्म का। और जितने बड़े बड़े सब आतंकी संगठन हैं उन सबको खुद बनाता भी है और पनाह भी देता है, और उन्हें अलग अलग देशों में शेल्टर भी दिलवाता है। और उसमें उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। यानी पाकिस्तान की जो शासन प्रशासन की जितनी इकाइयां हैं, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो आईएसआई है या इंटेलिजेंस विंग्स हैं उसके, वो सब आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग देशों में। इसलिए वो एक तरीके से सुरक्षित माहौल में या अपने को बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं और अलग अलग देशों में कार्यवाहियों को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके की कार्यवाहियों पर नियंत्रण करने के लिए एफएटीएफ में दबाव बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफएटीएफ में लॉबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफएटीएफ में अभी वर्तमान में 39 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब उसका 39वां सदस्य देश बना है, और सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान सऊदी अरब या यूएई या बहरीन, कतर, खाड़ी देशों पर काफ़ी निर्भर रहा है, इनसे पैसा प्राप्त करता रहा है, मतलब लोन के रूप में, ग्रांट और असिस्टेंस के रूप में, उन सब चीज़ों पर भी कंट्रोल हो सकता है। भारत स्ट्रेटेजिकली इन खाड़ी देशों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करके उन्हें समझा सकता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना है या फिनेंशियली कुछ समय के लिए मदद न दी जाए, तो पाकिस्तान की जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी। तो भारत इस तरीके से अभी जो इंटरनेशनल डेलीगेशन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में जा रहा है, उसमें इसी चीज़ को रख रहा है कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से ग्रे लिस्ट और धीरे धीरे उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए पाकिस्तान को, ताकि उसका पर्दाफाश किया जा सके। वहाँ कैसे टेरर कैंप्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से टेरर रिक्रूटमेंट्स किए जाते हैं, जो सिंडिकेट टेररिज्म है, सिंडिकेटेड टेररिज्म को प्रमोट कैसे किया जाता है, अल-कायदा है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं उनका, और अलग अलग देशों में नेटवर्क स्थापित है, कैसे उनके कोलैबोरेशंस हैं और उनकी ब्रांचेस कैसे अलग अलग देशों में खोली गई हैं, उन्हें कैसे ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है। इन सब चीज़ों की पूरी एक जानकारी भी होनी जरूरी है और इसके खिलाफ कार्यवाही भी जरूरी है, जिसमें एफएटीएफ को बहुत सक्रियता से भूमिका निभानी होगी। इसके साथ साथ एगमॉन्ट ग्रुप, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिनेंशियल लेवल पे जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, यानी ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, इन सब के बारे में जो खुफिया जानकारी है उसे दुनिया के अलग अलग देशों को साझा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उसे भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और इसके साथ साथ भारत को इंटरपोल के साथ भी बहुत मजबूत सहयोग और संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि इंटरपोल के माध्यम से हम कई आतंकवादियों को रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए पकड़ सकते हैं। रवांडा में लश्कर तैयबा से संबंधित एक आतंकवादी को पिछले साल पकड़ा गया। एनआईए, सीबीआई और इंटरपोल की जो ज्वाइंट टीम है, इन सब ने उसे पकड़ करके वो यहाँ ले आए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। तो कुल मिलाकर के फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा अगर प्रभावी कार्यवाही होती है, तो जो एक आर्थिक मार बहुत ही मजबूत तरीके की पड़ेगी पाकिस्तान के ऊपर, वो एक बहुत ही निर्णायक और प्रभावी कदम होगा। मिलिट्री के माध्यम से तो हम सीमित स्तर पर काम कर सकते हैं। हम रशिया की तरह ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 साल 4 साल लगातार युद्ध लड़ें और
निस्ते नाबूद करते रहें एक एक एरिया को, या इजराइल ने जिस तरीके से लगातार किया है गाजा में, उस तरीके का हमारा न तो नेचर है और न ही हम इस तरीके की चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि भारत को विकास करना है। तो भारत जहां तक हो सकता है वो अपने मिलिट्री एक्शंस और ऐसे ऑपरेशंस चला सकता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन शील्ड वगैरह भी चलाने की कोशिश जो की गई है। लेकिन जो और ज़्यादा कुछ प्रभावी उपाय हैं उन सब पर भी निगाह रखना आवश्यक है। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।